दिन के 11 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बिहार चुनाव के बाद किस तरह की हलचल है पटना में, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बनी, ये तारिक अनवर का कहना है। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। एआईएमआईएम का बिहार में आना ठीक नहीं है। तारिक अनवर ने यह बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस के लिए। मेरे सीनियर कलीग राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। पटना से लाइव जुड़े हैं। तारिक अनवर को आखिरकार क्यों लगता है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान? तारिक अनवर बहुत बड़े नेता हैं, एक जमाने में एनसीपी में रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस में एआईसीसी में महत्वपूर्ण पद पर हैं। और अगर उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि हां, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान के पीछे की और वजह तारिक अनवर को क्या लगती है? अगर कांग्रेस कमजोर है, वजह क्या है? अगर कांग्रेस पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड 1989 के बाद से लेकर के अभी तक ढूंढ नहीं पाई है बिहार में, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सीधे राकेश कुमार सिंह के पास में चलेंगे। राकेश, राकेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश कुमार सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तारिक अनवर जी की भी आवाज नहीं आ रही है। तारिक अनवर ने यह बोला है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है। महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट करके रह गई है। कांग्रेस को मिले हैं महज 19 सीटें। और तारिक अनवर को यह लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही एनडीए की सरकार दोबारा से बन पाई है और नीतीश 16 तारीख को यानी कि सोमवार को शपथ लेने वाले हैं। तारिक अनवर ने देखिए क्या ट्वीट करके बोला है। हमें सच को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे चूक कहां पर हुई है। एमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। यानी तारिक अनवर ये कहना चाहते हैं कि अगर सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई है और उस पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है, तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम वोट बैंक और भी ज्यादा विभाजित हो जाएगा। तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, इसका नुकसान आरजेडी को होगा। और तारिक अनवर ने खासतौर से एआईएमआईएम को लेकर के ये बात बोली है। और तारिक अनवर ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन को हुआ है नुकसान। कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि अपना वोट अपने गठबंधन के सहयोगी को अलाइन नहीं कर पाती। अगली बात यह है, प्रधानमंत्री ने यह बोला था कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी में है, बिहार में है, लेकिन यहां पर डबल युवराज भी हैं। अब जनता यह तय करे कि डबल इंजन की सरकार चाहिए या डबल युवराज वाली सरकार। परिवारवाद पर भी सीधे चोट पहुंची थी। और क्या तारिक अनवर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? बिहार से जुड़ी अगली बड़ी खबर है। बिहार में नीतीश की ताजपोशी के लिए तैयारियां हो गई हैं तेज। एनडीए ने शुरू कर दी है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। 16 नवंबर को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। एनडीए ने शुरू कर दी है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। अभी की बड़ी खबर है, नीतीश कुमार 16 नवंबर यानी सोमवार के दिन शपथ लेंगे। बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार बनाएंगे सरकार, 7वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार का शासन है। एनडीए के फिर से सरकार बनने वाली है। कोई बट नहीं, कोई इफ नहीं। पिछले 2 दिन में यही बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो ऐसे में फिर मुख्यमंत्री किसका होगा? लेकिन हां, प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियर कर दिया कल ही दिल्ली हेडक्वार्टर पर बीजेपी के जश्न में। कांग्रेस नेता तारिक अनवर के पास में चलते हैं और राकेश कुमार सिंह तारिक अनवर के साथ में है। राकेश, तारिक जी से बात कीजिए। उन्हें यह क्यों लगता है कि कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है और उन्हें यह क्यों लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है तो यह ठीक नहीं है? तारिक भाई, आखिरकार जिस तरह से जो चुनाव में प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, 19 पर क्यों आखिरकार कांग्रेस सिमट गई? देखिए, वो हमारे लिए भी संतोषजनक रही है। हम लोग को भी इस बात की चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है कि आखिर हम 27 से 19 पर कैसे आ गए। जब हम 41 पर चुनाव लड़े तो हमें 27 सीट मिली और जब हम 70 पर चुनाव लड़े तो हमको 19 सीट आई। तो ये कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है और उस पर विचार करना चाहिए। पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। बिल्कुल, हम लोग बैठेंगे और चूँकि अभी रिजल्ट तो 1-2 दिन पहले ही आया है,
तो हम लोग की कोशिश ये होगी कि बैठकर सारी चीज़ों पर चिंतन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। अच्छा तारिक भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। ये AIM जो ओवैसी की पार्टी है, क्या आपकी लगता है कि बिहार में एंट्री, आपने कहा है कि शुभ संकेत नहीं? बिल्कुल, देखिए AIM जैसी पार्टियां बिहार के अंदर आकर और चुनाव जीत जाए तो ये अपने आप में बहुत ही हम सब के लिए चिंता का विषय है। जितनी भी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए ये फिक्र की बात है और जितना AIM बिहार में मजबूत होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को उसका लाभ मिलेगा। ये हम लोग शुरू से कहते आए हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि सीमांचल कई सालों से, कई वर्षों से वो हमारा एक मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का, और वहाँ MIM के 5 विधायक जीत जाएं, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है, फिक्र की बात। तारिक भाई, आपने कहा है कि भाजपा गठबंधन एन प्राकरण बिहार चुनाव जीत गया, परंतु सही रूप से देखा जाए तो बिहार जो है वो चुनाव हार गया। बिल्कुल, जैसा हमने कहा अभी कि बिहार के लोग ये चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब चुनाव अभियान में थे तो हम लोगों को पब्लिक मूड समझ में आ रहा था और लग रहा था कि लोग तब्दीली चाहते हैं। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर नौजवान उनके पीछे खड़ा हो गया था और उस भावना को या उस सेंटिमेंट को भी हम अगर कैश नहीं करा पाए तो यह हम सब के लिए दुख की बात है। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में आपने कहा है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये बात मैंने इसलिए कहा कि जनरली ये होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है वो लीड करती है फ्रंट से, लेकिन अब पहली बार ये हो रहा है कि इसकी डोरी कहीं और रहेगी, भारतीय जनता पार्टी या कहिए मोदी जी उस डोरी उनके हाथ में रहेगी और इनको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। नीतीश जी जिस तरह से पहले काम करते रहे एक स्वतंत्र रूप से, अब हमको नहीं लगता कि आगे भविष्य में वो काम कर पाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो हमला किया है, कल जो है धन्यवाद जो कार्यक्रम था बीजेपी ऑफिस में, और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया। देखिए, मोदी जी के पास कहने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो ले दे के परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके जितने एलाइज हैं वो सब परिवारवाद से ग्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ग्रस्त है। आप सिंधिया परिवार को ले लीजिए और कई ऐसे हैं, राजनाथ जी को ले लीजिए, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका परिवार सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आएगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद नज़र आता है, उनको LJP का नज़र नहीं आता है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, अकाली दल है, उनको उसका नज़र नहीं आता। लेकिन वो सिर्फ एक जो फोबिया है उनको, जो कहा जाए कि नेहरू और गांधी परिवार का, वो फोबिया उनको सताता रहता है। अच्छा तारिक भाई, एक आखिरी प्रश्न, एक जो बिहार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 19 विधायकों को आपको बचाकर रखना, कैसे आप रख पाएंगे? देखिए, जब हमारे 27 विधायक थे तो उस समय भी कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनता दल यू की तरफ से, और कुछ लोग को तोड़ा भी गया था। जो MLC हमारे थे तो उनको तोड़ा भी गया था, लेकिन विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश हुई थी तो विधायक हमारे नहीं टूटे थे। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे विधायक हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे और अभी पार्टी का जो जिस दौर से गुजर रही है वो भी इस बात को समझ रहे हैं और वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। जो जिस तरह से पुअर परफॉर्मेंस की कांग्रेस ने, आप चाहते हैं कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
देखिए, वो तो हाईकमांड को तय करना होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमने इसीलिए कहा है कि बैठ के हम लोग एक बार मंथन करें, चिंतन करें और हाईकमांड को सुझाव दें कि किस तरह से बिहार में आगे आने वाले समय में कांग्रेस फिर से मजबूत होकर एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में खड़ी हो सके। ये सुझाव हम लोग हाईकमांड को देंगे। फैसला लेने का ज़ाहिर अधिकार उनका है, ये वो फैसला लेंगे। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर आपने सुना तारिक अनवर की बात। तारिक अनवर का साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो यहां पर महागठबंधन की सरकार बनती। कहीं न कहीं जो स्टेट लीडरशिप पर है उस पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया गया है तारिक अनवर द्वारा। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक अनवर जी ने इंडिया न्यूज से बात किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अनवर कई सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के उनका यह कहना है कि आला कमान को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, 2 दिन के बाद बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो जाएंगे। नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार सबसे बड़े बाजीगर बनकर सामने आए। नीतीश ने आखिरी चरण के मतदान से पहले कहा था, अंत भला तो सब भला। लेकिन यह भला क्या वाकई भला लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो साथ में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे, एकदम जश्न का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब तक सिर्फ एक ट्वीट किया है, धन्यवाद का ट्वीट। रिपोर्ट देखिए। बिहार में महिला मतदाताओं ने पलट दी बाजी। एनडीए की जीत के पीछे नारी शक्ति। बिहार में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस लड़ाई में महिला मतदाता निर्णायक साबित हुई, जिनके वोट ने बिहार की बाजी को पलट कर रख दिया। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। जब बिहार में तेजस्वी का शोर मचा हुआ था, तब ये वोट एकदम साइलेंट था। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया और यही नारी शक्ति एनडीए के लिए वरदान साबित हुई। जब पहले चरण का मतदान हुआ था तब 54.4% महिलाओं ने वोटिंग की थी। इस आंकड़े को देखकर एनडीए ने और आक्रामक रणनीति बनाई और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे चरण के मतदान में 58.8 और तीसरे चरण में 65.5% महिलाएं वोट करने के लिए निकली। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस बार 11 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 70% से ज्यादा रहा और 141 सीटें ऐसी थी जहां पर 60% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया और तीसरे चरण में 78 सीटों में से एनडीए ने 53 सीटें जीती। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 में 2015 और 2010 के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटिंग की। जहां 2010 में 54.5% महिलाओं ने वोटिंग की थी, वहीं 2015 में ये बढ़कर 60.5% वोटिंग हुई थी। बिहार में सरकार गठन पर मंथन जारी है। नई सरकार को लेकर एनडीए में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधायकों संग नीतीश से मिलने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो अभी की बड़ी खबर यह है कि बिहार की हलचल तेज है।
नीतीश कुमार की कैबिनेट में कौन शामिल होगा या फिर नहीं, इससे भी लेकर के हलचल बहुत तेज हो गई है। दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, यानी सोमवार को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायकों संग नीतीश से मिलने पहुंचे हैं जीतनराम मांझी। नई सरकार को लेकर एनडीए में बैठकों का दौर हो गया शुरू। सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, नीतीश कुमार की जितनी चीजों को लेकर के किरकिरी हुई है, यानी नीतीश के का जो सुशासन है, सुशासन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई, ये सबसे बड़ी चीज थी। रोजगार उसके बाद मुद्दा उठा, और इसके अलावा जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी चाहिए, इन सभी को लेकर के सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसे लेकर के मंथन अभी भी जारी है। हालांकि अभी जीतनराम मांझी सीएम आवास पर पहुंचे हैं, यानी एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता सुनीता बहल मेरे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। सुनीता बहल जेडीयू प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हैं। सुनीता जी, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं आप कि आगे जो सरकार की रूपरेखा होगी किस तरीके की होने जा रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या क्या बातें बनेंगी, और हाँ, हर कोई ये जानना चाहता है नीतीश की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। देखिए, सबसे बिहार के विकास को चुना और इसके लिए हम जनता, मैं अपने पीसीआर की टीम से एक ही गुजारिश करूंगा कि प्लीज किसी गेस्ट को, किसी भी रिपोर्टर को तभी पैच करें, तभी ऑन एयर करें जब उसकी आवाज ठीक हो। सुनीता बीन जी की आवाज, जो भी ऑडियो इंजीनियर है तारिक अनवर की तरह से ही आपने यहां पर भी गड़बड़ी की है, और यहां पर भी आपको ऑडियो ठीक करना चाहिए। जब तक ऑडियो ठीक नहीं है तब तक ऑन एयर ना करें। सुनीता बीन जी के पास में दोबारा से हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानें नीतीश कुमार के लिए एम फैक्टर ने कितना काम किया है। एम फैक्टर में सबसे पहले आ जाती हैं महिलाएं, और एनडीए की जीत में एक अहम फैक्टर महिला वोटर रही, जिन्हें साइलेंट वोटर कहकर के प्रधानमंत्री ने भी पुकारा। नीतीश कुमार को एक मुश्त वोट देने वाली ये महिलाएं हैं। बिहार में शराबबंदी ने महिलाओं को प्रभावित किया। पीएम मोदी की महिलाओं के लिए योजनाओं का असर हुआ, और केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन से फायदा पहुंचा है। महिलाओं को आर्थिक मदद से सीधा फायदा पहुंचाया गया है। और इन सभी को लेकर के आपको याद होगा कल भी प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि बार बार कहा जाता है साइलेंट वोटर, और साइलेंट वोटर्स है महिलाएं, वो साइलेंट वोटर्स जिन्होंने एक तरफा वोटिंग की है नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन 10 सवालों के जरिए आप ये समझें बिहार के नतीजे क्या कहते हैं, मैंडेट क्या कहता है। सवाल नंबर 1, बिहार के नतीजे आखिरकार बता क्या रहे हैं। जवाब यह है, लोग कथित जंगल राज के डर से निकल नहीं सके। नीतीश के खिलाफ माहौल था, लेकिन विपक्ष भुना नहीं पाया। सवाल, बिहार और देश के लिए नतीजों के मायने क्या हैं। जवाब यह है, बिहार में अब नीतीश सरकार में बीजेपी का कंट्रोल ज्यादा होगा और नीतीश कमजोर हो जाएंगे। अगला सवाल ये, मौजूदा हालात में क्या नीतीश सीएम होंगे। तो बीजेपी उन्हें हटने के लिए नहीं कह रही। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, नीतीश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे पद मिलने पर ही केंद्र में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। चौथा सवाल, नतीजों से ताकत किसे मिली, कमजोर कौन हुआ। तो जवाब यह है, सीटों के हिसाब से बीजेपी मजबूत हुई, जेडीयू कमजोर हुई। लेकिन हाँ, अपने आप को तेजस्वी ने यह बता दिया कि पॉलिटिक्स में वो हो गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट। अगला सवाल, कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव असर कैसा रहा। जवाब ये, चुनाव आयोग प्रचार और मतगणना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करा सका। छठा सवाल, नीतीश के बाद जेडीयू और बीजेपी में कौन सबसे आगे है। तो जवाब सीधा है, जेडीयू में नीतीश के बाद फिलहाल कोई नहीं। बीजेपी में नित्यानंद राय सीएम पद के लिए एक नाम के तौर पर आगे आ सकते हैं, हालांकि सुशील मोदी का भी नाम है। सवाल अगला ये, नौकरी का मुद्दा और चुनावी नतीजों में कुछ संबंध है या नहीं। तो जवाब यह है, नौकरी का मुद्दा था, नतीजों में ये पूरी तरह तभी बदलता जब विपक्ष के पास मजबूत प्रत्याशी होते। आठवां सवाल, अब नीतीश क्या क्या कर सकते हैं। तो जवाब यह है, पहले से तय बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पद पर कायम रह सकते हैं, कुछ समय बाद बीजेपी के लिए सीट छोड़ देंगे। नौवां सवाल, महागठबंधन की आगे की नीति क्या होगी। तो जवाब यह है, विपक्ष की भूमिका की तैयारी। इसके अलावा चुनाव नतीजों और ईवीएम को लेकर एआईएमआईएम को साथ लेकर के आए और सरकार बनाने का दावा आगे चल करके पेश करें, अगर किसी तरह से ये लगता है कि एनडीए में कोई फांस आ गई है। 10वां और आखिरी सवाल,
बिहार के लोगों पर इस चुनाव परिणाम का असर क्या होगा, तो जवाब यह है कि आमजन पर तुरंत ही असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी प्रभावी होगी तो बोर्ड आयोगों का कामकाज बटेगा और लटके हुए काम होने लगेंगे। अगली बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आरजेडी की भी एक अहम बैठक चल रही है और इस अहम बैठक में क्या होने वाला है। पटना में राबड़ी देवी के घर पर बड़ी बैठक जारी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आरजेडी की बैठक है। आरजेडी नेता मनोज झा, तेज प्रताप भी बैठक में मौजूद हैं। आरजेडी नेता मनोज झा, तेज प्रताप बैठक में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि आज आरजेडी की आगे विपक्षी के तौर पर क्या रणनीति होगी, किस तरह से एनडीए को घेरा जाएगा, कैसे नीतीश कुमार को घेरेंगे, इन सभी को लेकर के रणनीति चल रही है। क्या चल रहा है राबड़ी हाउस के अंदर, ये बताएंगे ऐश्वर्या। आरजेडी के कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है, आगे चलकर के विपक्षी के तौर पर एनडीए को किस तरह से घेरा जाएगा, इस रणनीति पर कल से लेकर के आज तक विचार क्या हुआ है। देखिए, इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ वो राबड़ी आवास है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने तमाम वो आरजेडी के विधायक जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे उनको यहाँ पर बुलाया है और समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्यों आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों महागठबंधन सरकार बनाने में नाकामयाब रही। तमाम आरजेडी के विधायक लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरे पर्सन कहूंगा, देखिए लगातार आरजेडी के विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और राबड़ी आवास पर जाकर जो बैठक चल रही है उसमें शामिल होंगे। जब आरजेडी की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद महागठबंधन की मीटिंग शुरू होगी, उसमें तमाम कांग्रेस के और तमाम अन्य अलायंसेस के लोग भी यहां पर बुलाए गए हैं और फैसला किया जाएगा कि आखिर जब 17वीं विधानसभा का गठन होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष की भूमिका किस तरीके से रहने वाली है, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। इस तमाम बातों को लेकर अब तमाम जो विधायक हैं वो यहां पर राबड़ी आवास पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही तांता आरजेडी के नेताओं का लगा हुआ है यहां पर और साफ तौर पर अब आगे की भूमिका को तय करने के लिए तेजस्वी यादव ने ये मीटिंग बुलाई है। जो बड़े लीडर्स हैं उनमें मनोज झा यहाँ पहुंचे हुए हैं जो आरजेडी के सांसद भी है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो और तमाम आरजेडी के बड़े नेता हैं वो भी यहां पर सुबह से ही आना उनका शुरू हो चुका है। ठीक है ऐश्वर्या, दोबारा आपके पास आते हैं क्योंकि महागठबंधन की हार की चर्चा जम करके हो रही है और सवाल आरजेडी की रणनीति पर उठने लगे हैं कि उसने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दी तो क्यों दी, और कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को तोड़ा कैसे। वहीं ओवैसी की पार्टी भी आरजेडी की हार में बड़ी भूमिका निभा रही है, तो क्या आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में तेजस्वी अपने साथ में लेंगे। बिहार में मिली एनडीए की जीत से ज्यादा महागठबंधन की हार की चर्चा है। सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम सर्वे और एग्जिट पोल में बढ़त के बाद आखिर बाजी पलट कैसे गई। इसको लेकर आज मंथन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की वजह से आरजेडी हारी? क्या कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने ही तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमानों पर पानी फेरा? ये सवाल हर किसी के जहन में रह रहकर घूम रहा है कि आधार न होने के बावजूद आरजेडी ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें क्यों दी? क्योंकि आरजेडी में मोल भाव करके 70 सीट लेने वाली कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस की जीत प्रतिशत की बात करें तो ये महागठबंधन में सबसे खराब है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय पार्टियों ने किया है। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.1 रहा, जबकि आरजेडी का जीत का प्रतिशत 52.8 रहा। वहीं इन सबके बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं। कई जगहों पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसके कारण एनडीए की जीत आसान हो गई। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन तब कांग्रेस को आरजेडी के साथ साथ जेडीयू का वोट भी मिला था। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को हराया। महागठबंधन की हार में ओवैसी की पार्टी की भी बड़ी भूमिका सामने आई है। बिहार प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बिहार की जनता ने
ना सिर्फ अपने वोटों से बल्कि अपनी मोहब्बतों से इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीखी कामयाबी बिहार में मिली है। AIMIM बसपा और रालोसपा के साथ चुनाव लड़ी और 20 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। इन 5 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी जीते और पार्टी को करीब 1.25% वोट मिले। इनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के हैं और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ, क्योंकि सीमांचल का ये इलाका आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। लेकिन AIMIM ने तो नुकसान किया ही, साथ ही साथ मुस्लिम वोट काटकर एनडीए की राह को भी आसान कर दिया और इन सब का सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।